के साथ उसे शहर की दीवार की ओर फेंक दिया। मुझे माफ कर दो युवा स्वामी सू, वह चिल्लाया जब सुवू हवा में उड़ रहा था। भीड़ एक कदम भी धीमी थी। सुवू सुरक्षित पहुंच गया। नीचे अफरा तफरी मची हुई थी। लियू और वू परिवारों के सामने चोरी करने की हिम्मत कौन कर सकता था? ये चावल मेरे है, इसे मत चुराना। क्या तुम मरना चाहते हो? तुम नीच बदमाशो, मैं तुम्हें बेसुध कर दूंगा। इस बीच सुवू छत पर जोर से गिरा। उसके शरीर में दर्द का एक जोरदार झटका लगा। पहाड़ कुचलने वाली मुक्का, युद्ध की पुकार ने उसे फिर से सचेत कर दिया। नीचे हान दापेंग को वू चांगकोंग ने बेरहमी से मार गिराया था। अपनी सुविधाजनक जगह से सुवू बस असहाय होकर देख रहा था और चिल्ला रहा था, हान दापेंग। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होते देख राजकुमारी तांग जियुन ने तुरंत तांग जियाओ को आदेश दिया, मेरे नाम पर सेना यहां भेजो। यह अराजकता है। कुछ ही क्षणों बाद सैनिक घटनास्थल पर उमड़ पड़े और एक स्वर में चिल्लाने लगे, रुको। भीड़ में भय व्याप्त हो गया। लड़ाई बंद करो, सैनिक आ गए हैं। सुवू के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। लियू सीवान, वू चांगकोंग, तुम कमीनो, मैं इसे याद रखूंगा। धिक्कार है। मैं सिर्फ एक प्रथम स्तरीय मार्शल शिष्य क्यों हूं? मुझे शक्ति चाहिए। अस्त व्यस्त शहर को पीछे छोड़ते हुए सुवू हान दापेंग को अपने जंगल के शांत घर में वापस ले गया, जिसे उसने महान राजा पर्वत कहा। हान दापेंग, उसने कहा, शुक्रिया। अगर तुम्हें मेरी रक्षा ना की होती तो वू चांगकोंग तुम्हें घायल नहीं करता। हान दापेंग सिहर उठा। आप बहुत दयालु हैं युवा गुरु सू। क्या आपने पिछली बार बूढ़े जाओ के सामने मेरे लिए आवाज नहीं उठाई थी? उसने चिंता से पूछा। लेकिन वू चांगकोंग के मारने के बाद से तुम खून की खांसी कर रहे थे। माथे पर पसीने की बूंदें उभरने के बावजूद हान दापेंग ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, उसने जोर देकर कहा। मैं 10वें स्तर का मार्शल शिष्य हूं। सर्वोच्च स्तर का नहीं, लेकिन वह मुझे एक वार में नहीं मार सकता। बूढ़े जाओ से मिलते ही मैं ठीक हो जाऊंगा। सुवू ने उसे सख्ती से देखा। बकवास मत करो, मैं बाद में बूढ़े जाओ से दवा ले आऊंगा। तुम ठीक हो जाओगे, इसे मेरा तुम्हारा कर्ज समझो। हान दापेंग हल्के से मुस्कुराया। हम अच्छे भाई हैं। अचानक पहाड़ के पीछे से एक रोशनी चमकी। बूढ़ा जाओ घूमती हुई धुंध के बीच लेटा हुआ जोर जोर से खांस रहा था। सुवू जो अभी अभी लौटा था ने पूछा, क्या हो रहा है? हान दापेंग जड़वत खड़ा रह गया। उसका पिछला दर्द भूल गया। बूढ़े जाओ को जमीन पर पड़ा देखकर वह चिंता से भरी आवाज में उसके पास दौड़ा। बूढ़े जाओ, क्या तुम ठीक हो? सुवू का मुंह खुला का खुला रह गया। हान दापेंग, क्या तुम्हें गंभीर चोट नहीं लगी थी? मैं तुम्हें यहां तक उठाकर लाया हूं। तुम नाटक कर रहे थे। जिंदगी एक रंगमंच है, वह बुदबुदाया, और हम सब बस कलाकार हैं। हान दापेंग, तुम इतने नाटकीय अभिनेता होगे, यह सोचकर ही मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं रोना चाहता हूं। हान दापेंग सुवू की आंतरिक उथल पुथल से बेखबर बूढ़े जाओ पर ध्यान केंद्रित किए रहा। सावधान, धीरे चलो, उसने बूढ़े को उठाते हुए कहा। वह म्यू शियाओ शियाओ की ओर मुड़ा। शियाओ शियाओ, अभी क्या हुआ? छोटी लड़की मुस्कुराई। भाई सुवू, गुरु मुझे कुछ मार्शल आर्ट सिखा रहे थे। फिर उसने आगे कहा, उसने उस पेड़ को मारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बूढ़े जाओ ने साफ तौर पर शर्मिंदा होकर एक कमजोर बहाना बनाया। पता नहीं मुझ पर क्या गुजरी, मुझे शायद सर्दी लग गई होगी। आज मेरा प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा। सुवू ने मन ही मन सोचा, एक मार्शल संत को सर्दी लग गई? तुम किससे मजाक कर रहे हो? जाहिर है यह ग्रेट किंग माउंटेन के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था है। तुम यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने जियाओ जियाओ को एक छोटी बोतल देते हुए कहा, यह रही आज के लिए तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग पिल। इसे खुद ही रिफाइन कर लो। मैं अपने कपड़े बदलने जा रहा हूं। जैसे ही बूढ़ा जाओ जाने के लिए मुड़ा, जियाओ शियाओ ने तुरंत सुवू को गोली दे दी। भाई सुवू, तुम इसे ले सकते हो। गुरु ने मुझे एक और गोली दी थी। सुवू मुस्कुराया। शुक्रिया जाओ शियाओ, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बूढ़ा जाओ ये बातचीत सुनकर पानी का घूंट पी गया, ये सोचकर कि क्या इस भटके हुए शिष्य की आदतें संक्रामक है। पास ही खड़े हान दापेंग ने अपनी चमकती आंखों से कहा, बॉडी टेम्परिंग पिल्स अशुद्धियां दूर करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। सुवू ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली मुंह में डाल ली। हम हमेशा की तरह कुरकुरी नहीं है, उसने सोचा। क्या इसकी एक्सपायरी हो गई है? सिस्टम का एक नोटिफिकेशन चमक उठा। फिजिक +1। सुवू की बात सुनकर बूढ़ा जाओ भड़क उठा। एक्सपायर हो गई? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे करोगे कि मैं जो गोलियां रिफाइन करता हूं उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है? थूक दो, ये बॉडी टेम्परिंग की गोली है। हान दापेंग ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। शांत हो जाओ, बूढ़े जाओ। सुवू बूढ़े जाओ की ओर मुड़ा। इतना गुस्सा क्यों? ये तो बस एक गोली है। क्या मैं इसके स्वाद पर भी टिप्पणी नहीं कर सकता? लो माओ क्यों? उसने अगली गोली अपने कुत्ते की तरफ उछालते हुए कहा। तुम इसे आजमाओ। सब लोग हक्के बक्के रह गए। हान दापेंग की सांस रुक गई।
उसने कुत्ते को खिला दी। उसने कुत्ते को बॉगी टेम्परिंग की गोली खिला दी। बूढ़ा जाओ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह घूमा और गुस्से में चला गया। कितनी बर्बादी, बदकिस्मत लुटेरों का झुंड, तुम मेरी जान ले लोगे। हान दापिंग घबरा कर उसे जाते हुए देखता रहा। अभी क्या हुआ? बॉडी टेम्परिंग की गोली एक कुत्ते को खिला दी, कितनी फिजूल खर्ची। रुको बूढ़े जाओ, रुको। वह बूढ़े जाओ के पीछे दौड़ा और घुटनों के बल गिर पड़ा। बूढ़े जाओ, उसने विनती की, मैं सच्चे दिल से आपका सेवक बनना चाहता हूँ। बूढ़ा जाओ मुड़ा और कहा, अगर तुम महान राजा पर्वत पर रहना चाहते हो तो मैं खुद एक मुफ्तखोर हूं। अगर तुम किसी गुरु को चाहते हो तो तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो। गुरु वहां है। हान दापिंग ने घबराकर सोचा। गुरु? बूढ़े जाओ से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई महान राजा पर्वत पर रहता है? सुवू मुस्कुराया। हान दापिंग, है ना? अभी तक खून की खांसी आ रही है? सोचा था कि बूढ़े जाओ के साथ सत्ता का कोई शॉर्टकट मिल गया है ना? हान दापिंग को जब एहसास हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। लगता है मैंने एक और गलती कर दी है। हान दापिंग लड़खड़ाते हुए चला गया। उसकी आत्मा कुचल गई। महान राजा पर्वत का स्वामी सुवू था, जो प्रथम स्तरीय बाह्य मार्शल कलाकार था। वही सुवू जो प्रथम स्तरीय मार्शल शिष्य भी था। हान दापिंग निराश होकर चला गया। उसकी शक्ति के सपने सुवू की विनम्र उपस्थिति के सामने चकनाचूर हो गए। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। युवा मास्टर सू, वह दहाड़ा। इस चीख से जियाई जाओ और सुवू दोनों चौंक गए। हान दापिंग ने अपनी गरिमा का सारा दिखावा त्याग कर सुवू के पैर पकड़ लिए। मैं महान राजा पर्वत में शामिल होना चाहता हूं, उसने विनती की। युवा गुरु सू, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। आज से मैं अपना जीवन महान राजा पर्वत को समर्पित करता हूं। सुवू अचंभित होकर चिल्लाया। रुको, छोड़ो छोड़ो, सोचने दो, उसने हिचकिचाते हुए कहा। हालांकि हान दापिंग ने उसे 2 बार बचाया था, फिर भी वो उस पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था। अगर उसने उन्हें धोखा दिया तो क्या होगा? ठीक है, मैं सिस्टम की मदद से उसकी जांच करूंगा। सिस्टम इंटरफेस सामने आया, जिसमें हान दापिंग की जानकारी प्रदर्शित हो रही थी। सुवू डिस्प्ले को घूर रहा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी और वो सोच रहा था, इसमें झिझकने की क्या बात है? मैं तो यहाँ का विशेषज्ञ हूँ। जानकारी पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। हे भगवान, यह आदमी तो अब एक पहरेदार कुत्ता बन चुका है। उसने जोर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि ग्रेट किंग माउंटेन में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है? बस आदेश दे दीजिए साहब, हान दापेंग ने जवाब दिया। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अंदर ही अंदर उसके विचार बिल्कुल अलग थे। छिपी हुई मार्शल सेंट गोलियां, कोई मूर्ख ही शामिल नहीं होना चाहेगा। बस मुझे वो 2 गोलियां दे दो और मैं जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिर तुम्हें 1 महीने की परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा, सुवू ने घोषणा की। अगर तुम पास हो गए तो तुम दाखिल हो जाओगे। हान दापेंग की आवाज में झूठे संकल्प का भाव था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं जरूर अच्छा प्रदर्शन करूंगा। अच्छा, सुवू ने उसे काम सौंपते हुए कहा, मेरे पीछे आओ। तुम्हारा पहला काम खेत जोतना है। हान दापेंग का चेहरा उतर गया। हल जोतना, खेत जोतना? मैं 10वें दर्जे का मार्शल शिष्य हूं। स्पिरिट हर्ब हॉल का मुख्य प्रबंधक। सुवू का स्वर दृढ़ था। जैसा मैं करता हूं वैसा ही करो। ध्यान से देखो। जैसे ही सुवू उसके पीछे आया, हान दापेंग ने धीरे से बुदबुदाया, हल चलाने में ऐसी क्या खास बात है कि मुझे सीखने की जरूरत है? सुवू ने अपना प्रदर्शन शुरू किया। उसने बिना किसी प्रयास के कुदाल को जोर से उठाया, फिर उसने उसे एक हल्के से झटके से नीचे गिरा दिया, जिससे जमीन सनोतल हो गई। हवा में एक धमाके की आवाज गूंजी और टक्कर से धूल और मिट्टी का एक गुबार उठा। हान दापेंग को अपना चेहरा ढकने के लिए मजबूर कर दिया। वह हक्का बक्का रह गया। एक ही झटके में सुवू ने एक छोटे से खेत जितनी लंबी खाई बना दी थी। सरल है ना? सुवू ने कहा। अपने पैरों की गति और अपने कोर की गति पर ध्यान दो। बल को समान रूप से वितरित करें। समझे? उसने हल चलाने के लिए एक मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया। हान दापेंग ने अविश्वास से सोचा। सुवू ने निर्देश जारी रखे। अब तुम अभ्यास करो। मुझे उम्मीद है कि रात होने तक यह पूरा खेत जोत दिया जाएगा। यह कहकर सुवू पास के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हान दापेंग को देखते हुए उसे सुधारते हुए बोला, तुम्हारे हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए। अपनी पीठ को और मोड़ो। क्या ये सब वाकई जरूरी है? हान दापेंग मन ही मन सोच रहा था। इस बीच सुवू अपनी क्षमताओं पर विचार कर रहा था। अभी हल चलाते हुए मुझे इतना मजबूत क्यों महसूस हो रहा था? क्या मेरा स्तर ऊपर गया? उसने मन ही मन व्यवस्था पर सवाल उठाया। सिस्टम ने बताया कि हाल ही में मेजबान की वृद्धि मुख्य रूप से शारीरिक बनावट पर केंद्रित रही है। इसलिए आपकी शक्ति एक सामान्य प्रथम स्तरीय मार्शल शिष्य से कहीं अधिक है। एक बार जब आपका शरीर अपने चरम पर पहुंच जाता है तो आपका स्तर स्वतः ही बढ़ जाएगा। मेजबान की उन्नति मुख्यतः सिस्टम डेटा पर आधारित होती है और पारंपरिक साधना सीमाओं का पालन नहीं करती। पारंपरिक सीमाओं का पालन नहीं करता? सुवू ने सोचा।
तो मैं अब उनके मानकों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप ही व्यवस्था है, आप ही सर्वोच्च अधिकारी है। लेकिन मैं अभी भी जल्दी से लेवल बढ़ाना चाहता हूं और मजबूत बनना चाहता हूं। वह हान दापेंग की ओर मुड़ा और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। जल्दी करो, आलसी मत बनो। सू वू की आवाज सुनते ही हान दापेंग उछल पड़ा। हाँ हाँ, अभी अभी। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद सू वू ने हान दापेंग के सामने एक और चुनौती रखने का फैसला किया। हान दापेंग, उसने कहा, घर भरा हुआ है, तुम्हें आज रात बाहर सोना होगा। हान दापेंग के पास ठंड से बचने के लिए छत के नीचे सिकुड़कर सोने के अलावा कोई चारा नहीं था। यह तो घोर बदमाशी है। मैं 10वें दर्जे का मार्शल शिष्य हूँ, स्पिरिट हर्ब हॉल का मुख्य प्रबंधक, और मैं यहाँ खेत जोतने और बाहर सोने के लिए फंसा हूँ। यह सब उन गोलियों की बदौलत है। यहाँ तक कि कुत्ते को भी अंदर सोने की इजाजत है। यह बेहद अपमानजनक है। अगली सुबह सब लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। हान दापेंग ने बड़े चाव से खाया और एक और कटोरा लेने की कोशिश की, लेकिन सू वू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अहम, महान राजा पर्वत पर एक नियम है, हर भोजन में सिर्फ एक कटोरी दलिया। जियाओ जियाओ ने बीच में कहा, बिल्कुल सही, देखिए गुरु, और मेरे पास भी सिर्फ एक ही कटोरी है। हान दापेंग का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया। ओह, मैं समझ गया। अच्छा, तो मेरा पेट भर गया। मन ही मन वह गुस्से से भर गया। ये कैसा बेतुका नियम है, मुझे तो और दलिया भी नहीं खाने देंगे। अचानक कोई आया और सू वू का नाम पुकारने लगा, जिससे वह और जियो जियो दोनों चौंक गए। बाई श्याओलोंग और बाई श्याओया की आकृतियां धीरे धीरे नजर आने लगी। हान दापेंग हैरान रह गया। बाई श्याओलोंग यहाँ क्या कर रही है? जियाओलोंग ने सू वू के पास आते ही उसकी ओर हाथ हिलाया। तुम यहाँ हो? हान दापेंग, तुम भी यहाँ हो? मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गए थे, तो तुम यहाँ भाग गए। सबने उलझन भरी नजरों से देखा। जियाओ जियाओ ने उत्सुकता से सू वू की तरफ देखा। क्या तुम उन्हें जानते हो? सू वू ने भौहें चढ़ाई और झुंझलाहट से बाई श्याओलोंग की ओर मुड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि महान राजा पर्वत कहाँ है? मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं। बाई श्याओलोंग हंसा। मैंने तुम्हें और हान दापेंग को उस दिन इस बारे में बात करते हुए सुना था। मुझे हर तरफ से आवाजें सुनाई दे रही हैं। पता रहे, बहुत प्रभावशाली है ना? सू वू घूमकर हान दापेंग को घूरने लगा। क्या ये मेरी वो गलती है? ये बहुत नाइंसाफी है, श्याओया बोला। मैंने अपने भाई से कहा था कि वह मुझे आपसे मिलने यहाँ लाए, युवा गुरु सू। अगर हमने आपको परेशान किया है, तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। महान राजा पर्वत के आध्यात्मिक चावल के संबंध में बाई परिवार एक व्यावसायिक साझेदारी पर चर्चा करना चाहता है। सू वू ने सोचते हुए रुककर कहा, आध्यात्मिक चावल बेचने के लिए साझेदारी? उसने आगे कहा, कुछ दिन पहले चावल की बिक्री वाली घटना के बाद मुझे लगता है कि अब आपके लिए पहाड़ से नीचे जाकर चावल बेचना असुविधाजनक होगा। बाई श्याओलोंग उनके पास खड़ा था, जम्हाई ले रहा था और अपने मनोरंजन के लिए इधर उधर देख रहा था। जियाओया ने अपना प्रस्ताव जोर देकर रखा। बाई परिवार चावल के व्यापार में माहिर है। हम हान दापेंग ने बर्तन धोकर जियाओया से कहा, शायद मुझे जंगली जानवरों का शिकार करने जाना चाहिए। यहाँ से काम खत्म होते ही मैं निकल जाऊंगा। सू वू ने बाई श्याओया को बैठने का इशारा किया। ये जगह काफी वीरान है। मुझे लगता है कि मेरे पास आपको आतिथ्य के नाम पर कुछ खास नहीं है। कृपया सुविधाओं की कमी के लिए क्षमा करें। बाई श्याओया ने जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं, युवा गुरु सू। बाई श्याओलोंग पीछे से बड़बड़ाया, कितना असभ्य! आपको कम से कम हमारे मेहमानों को चाय तो पिलानी चाहिए। सू वू ने अपना ध्यान वापस श्याओया की ओर मोड़ा। आध्यात्मिक चावल बेचने की इस साझेदारी के बारे में उसने शुरू किया। महान राजा पर्वत के चावल के बारे में आप कितना जानते हैं? बाई श्याओया को थोड़ी आशंका हुई। वह अभी अभी इसके बारे में पूछ रहा है। क्या वह मेरे इरादों को भांपने की कोशिश कर रहा है? ये मेरे विचार से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है। अपने व्यापक ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने आध्यात्मिक चावल के बारे में उसके सभी सवालों का सहजता से जवाब दिया। उसकी शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बताया और बताया कि आधा पाउंड चावल एक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर कैसे होता है। आपने पहले आधा पाउंड चावल 2 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले बेचा था, युवा गुरु सू। वह वास्तव में काफी अच्छा सौदा था। आत्मिक पत्थरों में अशुद्धियां होती हैं और उन्हें अवशोषित होने और परिष्कृत होने में समय लगता है। आध्यात्मिक ऊर्जा रूपांतरण दर केवल लगभग 60% है, लेकिन इस आध्यात्मिक चावल की रूपांतरण दर 100% है और इसे ग्रहण करने के लिए किसी साधना समय की आवश्यकता नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल शिष्यों के लिए चावल से आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित करने से सभी प्रकार की अड़चनें दूर हो जाती है, जिससे सफलताएं अधिक प्रभावी हो जाती है।
इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 10 मध्यम श्रेणी के आत्मा पत्थरों को आधा पाउंड में बेचना ज्यादा महंगा नहीं है। बाई शियाओया और सू वू ने साझेदारी के बारे में अपनी बातचीत जारी रखी। उसने सुझाव दिया, तो चावल की कीमत के बारे में मैं आधा पाउंड में 9 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन सुझाती हूँ। उसने जवाब दिया, ये बहुत ज्यादा है। मैंने इसे पहले सिर्फ 2 मध्यम श्रेणी के स्टोन में बेचा था। बाई शियाओया ने समझाया, यह आध्यात्मिक चावल है, साधारण चावल नहीं। बाई शियाओलोंग बाहर खड़ा था, उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। ये बहुत नीरस है। मेरी बहन फिर से अपनी व्यापारिक बातचीत में लगी हुई है। उसने पलटकर देखा तो उसके पीछे जियाओ जियाओ बैठी थी। अरे, अभी कुछ देर पहले ही वह छोटी बच्ची माओ क्यू के साथ खेल रही थी। माओ क्यू ने अपना दाहिना पंजा आगे बढ़ाया। बाई शियाओलोंग ने कहा, नमस्ते। शियाओ शियाओ ने अनायास ही अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। शर्माते हुए उसने अजीब तरह से अपना परिचय दिया। मैं बाई शियाओलोंग हूँ, राजधानी शहर के बाई परिवार का बाई शियाओलोंग। शियाओ शियाओ ने विनम्रता से जवाब दिया, ओह, मैं म्यू शियाओ शियाओ हूँ, ग्रेट किंग माउंटेन का म्यू शियाओ शियाओ। वह माओ क्यू के पास बैठ गया और पूछा, क्या यह तुम्हारा पालतू है? ये बहुत प्यारा है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, ये ग्रेट किंग माउंटेन से आया हमारा कुत्ता है। इसका नाम माओ क्यू है। बाई शियाओलोंग के मन में एक विचार कौंधा। किसी लड़की से मेरी पहली बातचीत में उसकी रुचियों को समझना काफी कारगर साबित हुआ। हम घर पर ऐसे बहुत से कुत्ते पालते हैं। घर और आंगन की रखवाली के लिए ये बुरे नहीं होते। बोलते हुए उसने माओ क्यू को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिससे कुत्ता सावधानी से अपने दांत दिखाने लगा। कुछ सेकंड बाद वह उछल पड़ा और गुर्राने लगा। उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगे। चौंक कर युवा मास्टर बाई पीछे की ओर गिर पड़े और जियाओ जियाओ के ऊपर गिर पड़े। उनका चेहरा किसी बेहद मुलायम चीज से टकराया। ये इतनी मुलायम कैसे हो सकती है? जियाओ जियाओ के हाथ कांपने लगे। माओ क्यू वहीं हक्का बक्का खड़ा रहा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनके चेहरे लाल हो गए। बाई शियाओलोंग इतना घबरा गया था कि बोल ही नहीं पा रहा था। शियाओ शियाओ गुस्से से चिल्लाया, अरे बदमाश, माओ क्यू, काटो इसे। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसने उसे लात मारकर पीछे घास पर फेंक दिया। माओ क्यू को देखकर बाई शियाओलोंग पसीने से तरबतर हो गया और अपनी जान बचाने के लिए भागा। मैं बस यह पूछना चाहता था कि छोटी शियाओ ठीक तो है? उसने मुझ पर कुत्ते को क्यों छोड़ दिया? बाई शियाओया और सू वू ने अपनी साझेदारी का समझौता तय कर लिया। युवा गुरु सू, आप बहुत सीधे हैं। ये रहा एक बैंगनी स्पिरिट स्टोन, जिसकी कीमत 100 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर है। आप इसे किसी भी मुद्रा विनिमय पर बदल सकते हैं।